नमस्कार, विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या तोमर। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की हेडलाइंस के बारे में। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के अनुसार भारत में 5% पक्षी प्रजातियां स्थानिक हैं। प्रधानमंत्री ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिला रखी। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने एक साझा ऑनलाइन विवाद समाधान पोर्टल की शुरुआत की घोषणा की। लोकसभा ने अंतर सेवा संगठन कमान नियंत्रण और अनुशासन विधेयक 2023 पारित किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत नेट परियोजना के लिए 1,39,000 करोड़ रुपए के परिव्यय को मंजूरी दी और संसद की एक स्थायी समिति ने संपीड़ित बायोगैस आधारित सतत पहल के कार्यान्वयन की समीक्षा पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। और आइए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। इस अंक की सबसे पहली खबर जैव विविधता यानी कि पर्यावरण टॉपिक से है। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के मुताबिक भारत में 5% पक्षी प्रजातियां स्थानिक हैं। इस तथ्य का उल्लेख जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के एक प्रकाशन भारत के 75 स्थानिक पक्षी में किया गया है। इसमें इन प्रजातियों के जैव भौगोलिक क्षेत्र, उनकी संरक्षण स्थिति, विशेष लक्षण, पसंदीदा पर्यावास आदि के बारे में विवरण दिए गए हैं। आपको बता दें कि पादपों और जीवों की स्थानिक प्रजातियां किसी एक विशेष क्षेत्र में ही पाई जाती हैं। इस प्रकाशन में ये कहा गया है कि भारत में पक्षियों की 1,353 प्रजातियां पाई जाती हैं। ये वैश्विक पक्षी विविधता का 12.40% है। इस सर्वे में ये भी कहा गया कि पिछले कुछ दशकों से 3 स्थानिक प्रजातियों को नहीं देखा गया है। ये है मणिपुर बुश क्वेल, जिसे बटेर कहा जाता है, पर्डिकुला मणिपुरेंसिस और हिमालयी बटेर, जिसे ओफ्रीसिया सुपरसिलियोसा कहा जाता है, और जेडन्स कोर्सर, जिसे राइनोप्टिलस बिटोर क्वाटस कहा जाता है। IUCN ने 3 प्रजातियों को क्रिटिकली एंडेंजर्ड के रूप में वर्गीकृत किया है। ये हैं हिमालयी बटेर, जेडन्स कोर्सर और बुगुन लियोसिचला, जिसे लियोसिचला बुगुनोरम भी कहा जाता है। स्थानिक प्रजातियों की सबसे ज्यादा संख्या पश्चिमी घाट में दर्ज की गई है। इनमें शामिल है मालाबार ग्रे हॉर्नबिल, इसका वैज्ञानिक नाम है ओसीसेरोस ग्रिसियस, मालाबार तोता, जिसका वैज्ञानिक नाम है सिटाकुला कोलम्बोइड्स। तीसरा है अशाम्बू लाफिंग थ्रश, जिसे मोंटे सिंक्ला मेरिडियनलिस कहा जाता है। इसके अलावा सफेद पेट वाली शोला किली, जिसे शोलिकोला अल्बिवेंट्रिस कहा जाता है। वहीं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की कई स्थानिक प्रजातियों में कुछ प्रमुख प्रजातियां हैं। निकोबार मेगापोड, जिसे मेगापोडियस निकोबारियंसिस कहा जाता है, इसे स्पिलोर्निस क्लॉसी कहा जाता है। इसके अलावा अंडमान क्रैक, जिसे रेलिना कैनिंगी, और अंडमान बार्न आउल यानी टाइटोडेरो एप्स्ट्रोफी कहा जाता है। 4 पक्षी प्रजातियां पूर्वी हिमालय की स्थानिक हैं, जबकि दक्षिणी दक्कन के पठार और मध्य भारतीय वन की 1-1 प्रजातियां स्थानिक हैं। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना 1916 में की गई थी। इसकी उत्पत्ति 1875 में स्थापित भारतीय संग्रहालय कलकत्ता के प्राणीशास्त्र अनुभाग से हुई थी। ये पूरे भारत में जानवरों की खोज, नामकरण, वर्णन, वर्गीकरण और रिकॉर्ड रखने का कार्य करता है। अगली खबर अवसंरचना विकास से संबंधित है। प्रधानमंत्री ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिला रखी। अमृत भारत स्टेशन योजना को रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए लॉन्च किया गया। इस योजना के तहत रेलवे स्टेशनों पर अत्याधुनिक सार्वजनिक परिवहन तथा विश्व स्तरीय सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। ये लंबी अवधि के लिए मास्टर प्लानिंग पर आधारित है। साथ ही मास्टर प्लान को रेलवे स्टेशनों की जरूरतों के हिसाब से लागू किया जाएगा। स्टेशनों को स्टेशन के चारों ओर केंद्रित समग्र शहरी विकास के लिए एकीकृत दृष्टिकोण के आधार पर सिटी सेंटर के रूप में विकसित किया जाएगा। स्टेशन भवनों का डिजाइन स्थानीय संस्कृति, विरासत और वास्तुकला से प्रेरित होगा। आधुनिकीकरण के लिए भारतीय रेलवे द्वारा कई पहलें की गई हैं, जैसे ट्रेन का आधुनिकीकरण। इसके तहत स्वदेशी रूप से विकसित वंदे भारत रेलगाड़ियां, विस्टाडोम कोच, अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त स्मार्ट कोच, मालगाड़ियों की गति में वृद्धि जैसी पहलों से रेलगाड़ियों का आधुनिकीकरण किया जाएगा। इसके अलावा सिग्नलिंग और सुरक्षा प्रणालियों पर ध्यान दिया जाएगा। इनमें ट्रैकिंग के लिए रियल टाइम इंफॉर्मेशन सिस्टम RTIS, लिंक हॉफमैन बुश यानी LHB कोच, स्वदेशी रूप से विकसित ट्रेन टक्कर बचाव प्रणाली कवच, इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम जैसी नई विशेषताएं शामिल हैं। वहीं जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की स्थापना, सभी रेलवे पटरियों के विद्युतीकरण का कार्य पूरा करके 2030 तक रेलवे को शून्य कार्बन उत्सर्जक संस्था बनाना जैसी पहलों से इस लक्ष्य की प्राप्ति की जाएगी। और कई पहले हैं, जैसे कि ब्रॉड गेज पर सभी मानव रहित लेवल क्रॉसिंग को समाप्त कर दिया जाएगा। स्टेशनों पर वाईफाई सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी और एक स्टेशन एक उत्पाद योजना शुरू की जाएगी।
अगला टॉपिक है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने एक साझा ऑनलाइन विवाद समाधान पोर्टल की शुरुआत की घोषणा की। इस कदम का उद्देश्य कम समय लेने वाला साझा ऑनलाइन विवाद समाधान ODR पोर्टल द्वारा मौजूदा विवाद समाधान तंत्र को सुव्यवस्थित करना है। सेबी शिकायत निवारण प्रणाली स्कोर्स वर्तमान शिकायत निवारण तंत्र है। इस प्रणाली को ODR तंत्र के साथ एकीकृत किया जाएगा, जिससे स्कोर्स के समाधान से असंतुष्ट शिकायतकर्ता ODR में आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा बाजार अवसंरचना संस्थान, स्टॉक एक्सचेंज और डिपॉजिटरी ODR संस्थानों की पहचान करेंगे और उनका पैनल तैयार करेंगे। साथ ही ये पैनल में शामिल ODR संस्थानों के साथ एक साझा ODR पोर्टल की शुरुआत और उसका संचालन भी करेंगे। प्रतिभूति बाजार में सभी सूचीबद्ध कंपनियां, निर्दिष्ट मध्यवर्ती और विनियमित संस्थाएं ODR पोर्टल से जुड़ेंगी। ODR विशेष रूप से लघु और मध्यम मूल्य के मामलों के समाधान की व्यवस्था है। इसमें विवादों के समाधान के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकी और वैकल्पिक विवाद समाधान यानी ADR प्रणालियों, जिसमें कि माध्यस्थतम, आर्बिट्रेशन, सुलह या कंसिलिएशन और मध्यस्थता यानी कि मीडिएशन का उपयोग किया जाएगा। ODR का महत्व इसलिए भी है क्योंकि इससे अदालतों में मुकदमों में कमी आएगी। इससे विवादों का लागत प्रभावी और कुशल तरीके से समाधान संभव हो सकेगा। इससे अनुबंधों के कार्यान्वयन में वृद्धि होगी। ODR के समक्ष चुनौतियां इसलिए हैं क्योंकि डिजिटल साक्षरता और बुनियादी ढांचे की कमी जैसी संरचनात्मक चुनौतियां मौजूद हैं। ODR के प्रति जागरूकता और उसमें विश्वास की कमी जैसी व्यवहार संबंधी चुनौतियां भी विद्यमान हैं। ODR के समाधानों को लागू करने में कठिनाई है तथा पुरानी कानूनी प्रक्रिया जैसी परिचालन संबंधी चुनौतियां मौजूद हैं। भारत में ODR की दिशा में कई पहलें शुरू की गई हैं, जैसे कि भारतीय रिजर्व बैंक ने डिजिटल भुगतान के लिए ODR नीति जारी की, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए समाधान पोर्टल लॉन्च किया है। मध्यस्थता विधेयक 2021 के तहत ऑनलाइन मध्यस्थता का प्रावधान किया गया है। न्याय तक पहुंचने के लिए ये 4 स्तरीय मॉडल है। ODR ADR न्यायालय, इसमें विधिक प्रणाली में सुधार किया जाएगा। विवाद से बचाव के लिए शिकायत करने वाले लोगों के लिए कानूनी मार्गदर्शन और सहायता का प्रावधान है। वहीं विवाद नियंत्रण के तहत अदालत के बाहर समझौता और मध्यस्थता का प्रावधान है। और अंतिम है विवाद समाधान। लोकसभा ने अंतर सेवा संगठन कमान नियंत्रण और अनुशासन विधेयक 2023 पारित किया। ये विधेयक अंतर सेवा संगठनों के कमांडर इन चीफ या फिर ऑफिसर इन कमांड को उनकी कमान के अधीन कार्यरत सेवा कर्मियों के अनुशासनात्मक और प्रशासनिक नियंत्रण का अधिकार देता है, चाहे वे किसी भी सेवा में शामिल हों। इससे पहले ISOs यानी कि अंतर सेवा संगठनों के कमांडर इन चीफ या ऑफिसर इन कमांड को अन्य सेवाओं से संबंधित कर्मियों पर अनुशासनात्मक या फिर प्रशासनिक शक्तियों का प्रयोग करने का अधिकार नहीं था। इस विधेयक के प्रावधानों के तहत ये थल सेना, नौसेना और वायुसेना के सभी कर्मियों तथा केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित अन्य बलों के कार्मिकों पर लागू होगा। विधेयक में ISO के गठन का अधिकार केंद्र सरकार को दिया गया है। केंद्र सरकार तीनों सेवाओं में से कम 2 सेवाओं से संबंधित कर्मियों से युक्त एक ISO का गठन कर सकती है। मौजूदा ISOs अंडमान और निकोबार कमान, रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी और राष्ट्रीय रक्षा अकादमी को इस विधेयक के तहत गठित माना जाएगा। विधेयक में एक कमांडिंग ऑफिसर की नियुक्ति का उपबंध भी किया जाएगा। यह अधिकारी किसी यूनिट, पोत या प्रतिष्ठान की कमान संभालेगा। कमांडिंग ऑफिसर अंतर सेवा संगठन के कमांडर इन चीफ या ऑफिसर इन कमांड द्वारा सौंपे गए कर्तव्यों का भी पालन करेगा। इस विधेयक का महत्व इसलिए भी है क्योंकि इसमें मामलों के शीघ्र निपटान के लिए प्रावधान किए गए हैं। बहुत सी कार्रवाइयों को समाप्त करने और सशस्त्र बलों के बीच अधिक एकीकरण से समय की बचत होगी। इसके अलावा वित्तीय बोझ में कमी आएगी और सशस्त्र बलों के कर्मियों के बीच अनुशासन और कर्तव्यों का प्रभावी निर्वहन सुनिश्चित होगा। अगली खबर संचार व्यवस्था से संबंधित है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत नेट परियोजना के लिए 1.39 लाख करोड़ रुपए के परिव्यय को मंजूरी दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने फाइबर टू होम FTTH इंटरनेट कनेक्शन को लागू करने के लिए BBNL और ग्राम स्तरीय उद्यमियों के बीच साझेदारी को मंजूरी प्रदान की है। ग्राम स्तरीय उद्यमी एक ऐसा व्यक्ति होता है जो कॉमन सर्विस सेंटर योजना के तहत CSC के प्रबंधन और संचालन के लिए जिम्मेदार होता है। इसके अंतर्गत आवश्यक फाइबर की आपूर्ति BBNL द्वारा की जाएगी और नेटवर्क का रखरखाव स्थानीय उद्यमी करेंगे। भारत नेट परियोजना 2011 में राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क पहल के रूप में अनुमोदित किया गया था। बाद में इसका नाम बदलकर भारत नेट कर दिया गया था।
इसका उद्देश्य देश की सभी 2,50,000 ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से जोड़ना और सभी ग्राम पंचायतों को 100 Mbps की इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करना है। इसका लक्ष्य ग्रामीण भारत में ई गवर्नेंस, ई स्वास्थ्य, ई शिक्षा, ई बैंकिंग, इंटरनेट आदि की डिलीवरी को सुविधाजनक बनाना है। इसका निष्पादन एक स्पेशल पर्पस व्हीकल SPVs के रूप में भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क द्वारा किया जाएगा। इसका वित्त पोषण सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि USOF द्वारा किया जाएगा। USOF 5% यूनिवर्सल सर्विस लेवी द्वारा सृजित फंड का कोष है। ये सभी टेलीकॉम फंड ऑपरेटर्स पर उनके समायोजित सकल राजस्व पर लगाया जाता है। और अगली खबर जैव ऊर्जा से संबंधित है। संसद की एक स्थायी समिति ने संपीड़ित बायोगैस आधारित सतत पहल के कार्यान्वयन की समीक्षा पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है। किफायती परिवहन के लिए संधारणीय विकल्प सतत, इसमें 5,000 नवीन संपीड़ित बायोगैस संयंत्र स्थापित करने की परिकल्पना की गई है। इसका लक्ष्य 2023-24 तक प्रतिवर्ष 15 मिलियन मीट्रिक टन CBG का उत्पादन करना है। सतत पहल को 2018 में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने लॉन्च किया था। इस रिपोर्ट के तहत कंप्रेस्ड बायोगैस परियोजनाओं को वांछित दर पर कार्यान्वित नहीं किया जा रहा है और अब तक केवल 40 CBG संयंत्र ही स्थापित किए जा सके हैं। CBG परियोजनाओं को सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क से जोड़ने के लिए पाइपलाइन अवसंरचनाओं के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने की जरूरत है। CBG परियोजनाओं के लिए ऋण तक पहुंच में सुधार के लिए जीवाश्म ईंधन अवसंरचना कोष और क्रेडिट गारंटी फंड स्थापित करने की जरूरत है। नवीन CBG परियोजनाओं में निवेश करने के लिए तेल एवं गैस क्षेत्र के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को प्रेरित किया जाना चाहिए। अन्य मंत्रालयों और एजेंसियों के साथ समन्वय के लिए एक मजबूत तंत्र विकसित किया जाना चाहिए। कंप्रेस्ड बायोगैस का एक संवर्धित रूप है जिसमें 90% से ज्यादा मीथेन और 4% तक कार्बन डाइऑक्साइड होती है। साथ ही हाइड्रोजन सल्फाइड, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जैसी अन्य गैसें भी मौजूद होती हैं। कंप्रेस्ड बायोगैस के लाभ इसलिए भी हैं क्योंकि ये किसानों के लिए अतिरिक्त राजस्व स्रोत उत्पन्न कर सकती है। साथ ही इससे प्राकृतिक गैस और कच्चे तेल के आयात में कमी होगी। कच्चे तेल या गैस की कीमतों में उतार चढ़ाव के प्रभावों को कम करने में भी मदद मिलेगी। और आइए बात करते हैं कुछ संक्षिप्त लेकिन महत्वपूर्ण सुर्खियों के बारे में। सहकारी समितियों के कार्यालय के केंद्रीय रजिस्ट्रार CRCS, केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय ने CRCS का डिजिटल पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल का लक्ष्य सहकारी समितियों के कार्यालय के केंद्रीय रजिस्ट्रार की अलग अलग गतिविधियों को डिजिटल करना है, जैसे कि पंजीकरण, ऑडिट, चुनाव, सतर्कता, प्रशिक्षण आदि। CRCS बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम 2002 के अंतर्गत एक वैधानिक निकाय है। ये MSCS के पंजीकरण, MSCS के उपनियमों में संशोधन, मध्यस्थता आदि से जुड़े कार्य करता है। ऐसी सहकारी समितियां जिनकी गतिविधियां केवल एक राज्य विशेष तक ही सीमित होती हैं, वे संबंधित राज्य सरकारों के सहकारी कानूनों द्वारा शासित होती हैं। अगला टॉपिक है अराश डोर्रा गैस फील्ड। ईरान ने अराश या डोर्रा गैस फील्ड विकसित करने के लिए कुवैत और सऊदी अरब के बीच हुए समझौते पर आपत्ति जताई है। ये गैस फील्ड फारस की खाड़ी में स्थित है। इस अपतटीय गैस फील्ड को ईरान में अराश तथा कुवैत और सऊदी अरब में डोर्रा के नाम से जाना जाता है। अगला टॉपिक है विश्व व्यापार सांख्यिकीय समीक्षा 2023 WTSR। विश्व व्यापार संगठन ने WSTR का 2023 का संस्करण जारी किया। ये समीक्षा वस्तुओं और वाणिज्यिक सेवाओं में वैश्विक व्यापार पर डेटा प्रदान करती है। WSTR में भारत से संबंधित कई प्रमुख बिंदु हैं, जैसे कि वर्ष 2022 में भारत पण्य निर्यातक देशों की सूची में 18वें स्थान पर रहा। इसमें शीर्ष स्थान चीन का था। सेवा निर्यातकों की सूची में भारत 7वें स्थान पर रहा। वैश्विक सेवा व्यापार में भारत की हिस्सेदारी 4.4% थी। भारत 9वां सबसे बड़ा वस्तु आयातक देश था। वैश्विक वस्तु आयात में भारत की हिस्सेदारी 2.8% थी। अगला टॉपिक है डिजिटल इंडिया RISC-V माइक्रो प्रोसेसर कार्यक्रम। केंद्र सरकार ने भारत में DIR-V कार्यक्रम शुरू किया है। इसका उद्देश्य देश में अगली पीढ़ी के माइक्रो प्रोसेसर्स के विनिर्माण को प्रोत्साहित करना है। ये भारत को RISC-V प्रतिभा केंद्र और RISC-V चिप सिस्टम का आपूर्तिकर्ता बनाने के लिए स्टार्टअप्स, शिक्षाविदों तथा बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बीच साझेदारी सुनिश्चित करने में मदद करेगा। RISC-V यानी रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर V, ये एक ओपन सोर्स इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर है। इसका उपयोग एम्बेडेड डिजाइन से लेकर सुपर कंप्यूटर तक अलग अलग उपयोगों के लिए कस्टम प्रोसेसर विकसित करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग धारण करने योग्य उपकरण, स्मार्टफोन, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग, डेटा सेंटर्स आदि में किया जाता है।
अगला टॉपिक है देविका नदी। इस नदी की उत्पत्ति जम्मू और कश्मीर के उधमपुर जिले में एक पहाड़ी से सुध यानी कि शुद्ध महादेव मंदिर के निकट से हुई है। इसके बाद ये नदी पश्चिमी पंजाब, जो कि अब पाकिस्तान में है, यहाँ पर बहती है, जहाँ ये रावी नदी में मिल जाती है। उधमपुर को देविका नगरी भी कहा जाता है। IMS-1 सैटेलाइट बस प्रौद्योगिकी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने IMS-1 सैटेलाइट बस प्रौद्योगिकी को न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL के माध्यम से एक निजी फर्म को हस्तांतरित कर दिया है। NSIL इसरो की वाणिज्यिक शाखा है। सैटेलाइट बस एक उपग्रह का मुख्य भाग होता है। इसमें सभी वैज्ञानिक उपकरण और आवश्यक पेलोड होते हैं। IMS-1 सैटेलाइट बस लघु आकार का एक सैटेलाइट प्लेटफॉर्म है। इसे कम लागत में अंतरिक्ष तक पहुंच प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये विविध पेलोड्स के लिए एक समर्पित यान के रूप में कार्य करता है। ये अर्थ इमेजिंग, महासागरीय और वायुमंडलीय अध्ययन तथा माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग में सक्षम बनाता है। नीराक्षी। भारत ने अपनी तरह का पहला ऑटोनॉमस अंडर वाटर व्हीकल नीराक्षी लॉन्च किया है। इसका उपयोग खदान का पता लगाने, खदानों को बंद करने, जल के नीचे सर्वेक्षण आदि के लिए किया जा सकता है। ये पानी के अंदर 4 घंटे तक रह सकता है और 300 मीटर की गहराई तक जा सकता है। इसे गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड और एक MSME संस्था एरोस्पेस इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से विकसित किया गया है। अगला टॉपिक है न्यूक्लियर मेडिसिन। रूस ने न्यूक्लियर मेडिसिन में ब्रिक्स देशों के सहयोग के लिए एक पहल शुरू की है। ये एक विशिष्ट चिकित्सा पद्धति है। ये शरीर की कार्यप्रणाली की जांच करने और रोग का निदान एवं उपचार करने के लिए रेडियो एक्टिव ट्रेसर का उपयोग करती है। हालांकि न्यूक्लियर मेडिसिन का जोखिम ये है कि अधिक समय तक आयनीकृत विकिरण के संपर्क में रहने से कैंसर होने का खतरा बढ़ सकता है। और आइए बात करते हैं सुर्खियों में रही शब्दावली के बारे में। आजकल एक शब्दावली बहुत ही पॉपुलर हुई है, वो है जूस जैकिंग। जूस जैकिंग एक तरीके का साइबर हमला है। इसके तहत सार्वजनिक स्थानों में उपलब्ध USB चार्जिंग पोर्ट का उपयोग किसी डिवाइस से डेटा चोरी करने या उसमें मैलवेयर इंस्टॉल करने के लिए किया जाता है। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। वर्ष 2015 में भारत सरकार ने 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में नामित किया था। इसका उद्देश्य हथकरघा बुनकरों की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और शिल्प कौशल को नई पहचान देना और प्रोत्साहित करना है। वर्ष 1905 में कलकत्ता टाउन हॉल में आयोजित एक बैठक में इसी दिन स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था। हथकरघा क्षेत्रक देश के ग्रामीण और अर्ध ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। ये महिला सशक्तिकरण में भी योगदान देता है। हथकरघा क्षेत्रक में कार्यरत सभी बुनकरों और संबद्ध श्रमिकों में से 70% से ज्यादा महिलाएं हैं। आदि चन्नल्लूर। आदि चन्नल्लूर में एक पुरातत्व संग्रहालय की स्थापना के लिए आधारशिला रखी गई। आदि चन्नल्लूर उन 5 स्थलों में से एक है जिन्हें प्रतिष्ठित स्थलों के रूप में विकसित किए जाने की घोषणा केंद्रीय बजट 2020-21 में की गई थी। और अन्य 4 स्थल हैं हरियाणा का राखीगढ़ी, उत्तर प्रदेश का हस्तिनापुर, गुजरात का धोलावीरा और असम का शिवसागर। आदि चन्नल्लूर लौह युग का एक शवाधान स्थल है। ये तमिलनाडु में तुत्तुकुडी जिले में तामिर बरडी नदी के किनारे पर स्थित है। आदि चन्नल्लूर महापाषाण संस्कृति को भी प्रदर्शित करता है। यहाँ पर खुदाई से 467 ईसा पूर्व की अलग अलग पुरावस्तुएं और 665 ईसा पूर्व के मिलेट्स और धान जैसे खाद्यान्न के अवशेष प्राप्त हुए हैं। संगम साहित्य में वर्णित प्राचीन समुद्री बंदरगाह कोरकाई आदि चन्नल्लूर के पास अवस्थित था। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपने लक्ष्य के लिए तत्पर रहिए और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और अब हमें यानी विजन IAS की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।